माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, जीवन चक्र लागतांकन, या फिर आपके पास ये एग्जाम में आ सकता है जीवन चक्र लागत या फिर जीवन चक्र लागत विधि। तो तीनों में से किसी भी नाम से आपके पास एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इसके तीनों ही नाम ये ध्यान में रखने हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कंप्लीट टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में जो है आज की ये वीडियो होने वाली है। जितने भी इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सब जो है हम आज की इस वीडियो में करेंगे, और वीडियो जो है लेंथी होगी, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हो तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लेकिन यूज़फुल तभी होगी अगर आप जो है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के और भी चैप्टर्स की वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप सिंपली मेरे चैनल पर जाओगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के ऊपर जब आप आओगे तो वहाँ पे जो है आपको प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है, नाम मैंने आपको इसके पहले ही बता दिए हैं, और इसका ये नाम भी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के नाम से आया, या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट के नाम से आया, ठीक है, तो आपको जो है इसमें ये ही लिखना है जो मैं आपको जो है मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे हिस्ट्री की बात करेंगे। तो जो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ठीक है, वो जो है वो कॉन्सेप्ट आपका 1960 में 1960 में जो है वो फेमस हुआ था आपका ये कॉन्सेप्ट। कौन सा? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट या फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि जो आपका ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसका जो यूज़ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो रक्षा एजेंसी है उसके द्वारा जो है इसका यूज़ किया गया था। और किस लिए इसको यूज़ किया गया था? जो टूल्स होते हैं, ठीक है, उपकरण होते हैं, उनकी खरीद की लागत की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए जो है एक टूल के रूप में जो है इसका यूज़ किया गया था। किसका? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। उसके बाद 1996 में 1996 में अंतर्राष्ट्रीय जो इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग था उसने जो है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिश किया था। कि क्या स्टैंडर्ड था, क्या था उसमें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइफ कॉस्ट है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी कॉस्ट को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो 1996 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन तकनीकी आयोग था उसने जो है एक स्टैंडर्ड को पब्लिश किया, और वो इसलिए किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइफ साइकिल है, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, उसकी कॉस्ट को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए। और जो ये स्टैंडर्ड था इसको जुलाई 2004 में यहाँ पे संशोधित किया गया था इसमें, ठीक है, संशोधन इसमें किया गया था। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी। उसके बाद अब यहाँ पे इसका जो है मीनिंग आता है कि लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है होती क्या है। तो बेसिकली जो यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो किसी भी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ के दौरान होने वाली टोटल कॉस्ट होती है। पूरी लाइफ के दौरान मतलब कि जब प्रोडक्ट का आइडिया जो है, जो विचार जो है वो दिमाग में आता है, उसके बाद जो रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है पूरी प्लानिंग के साथ, फिर उसको कस्टमर तक पहुँचाना भी होता है, कस्टमर्स को फिर आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो टोटल जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या आएगी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके, उसके सोच से लेके एंड तक जो है उसके कितनी कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट पर, तो उस टोटल कॉस्ट को जो है यहाँ पे इसमें कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो आपकी ये लाइफ साइकिल कॉस्ट है ये जो है एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है जिसमें प्रोडक्ट के जितने भी यहाँ पे स्टेप्स होते हैं उन सब से रिलेटेड कॉस्ट शामिल होती है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे स्टेप्स मतलब कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन का स्टेप होता है आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन का होता है, उसके बाद डेवलपमेंट का यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो मैच्योरिटी का होता है, मैच्योरिटी का
स्टेप होता है, चरण होता है, और फिर उसके बाद डिक्लाइन का होता है, गिरावट का। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेप होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें एक फर्म जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के, जब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसको ये प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके ऊपर क्या क्या उसको एक्टिविटीज़ करनी होगी, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को जो है उसके ऊपर उसको जो है यहाँ पे सोचना पड़ता है और उन सब के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, किसमें, इंट्रोडक्शन वाले स्टेज में। उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट स्टेज आता है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें प्रोडक्ट के रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। अब देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज में फर्म ने ये सोच लिया कि उसको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, प्लानिंग उसने कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है जो फर्म है वो यहाँ पे रिसर्च करती है कि कैसे कैसे वो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को जो है बना सकते हैं, कि अगर वो इस प्रोडक्ट को बनाएगी तो क्या इसका इफेक्ट होगा, कैसे वो उसकी डेवलपमेंट कर सकती है, कैसे वो प्रोडक्ट बिक सकता है, कितना बिकेगा, तो ये सब जो है, और मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ये सब चीज़ें जो है उसको मार्केट को जो है वो रिसर्च करता है। ठीक है, फर्म मार्केट में रिसर्च करती है कि प्रोडक्ट जो है उसको किस टाइप का बनाना चाहिए। उसके बाद जो मैच्योरिटी का स्टेज होता है, उसमें जो है विनिर्माण और वितरण, इनके ऊपर खर्च किया जाता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इसमें खर्च किया जाता है। फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन का स्टेज आता है, गिरावट का। इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड जो है वो बिल्कुल ही इसमें कम हो जाती है। तो डिमांड जब कम होगी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट को शायद बंद भी करना पड़ जाए, तो इनमें जो कॉस्ट आती है उसको जो है यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में जो है यहाँ पे उसको एनालाइज किया जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताया है। इसके बाद जो है आगे जितने भी टॉपिक होंगे आपके, उन्हीं में से एक टॉपिक आपका आएगा। इन तीनों को जो है वहाँ पे मैं आपको डिटेल में जो है बताऊंगी। ठीक है, पूरा डिफरेंस के साथ। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या निकलता है कि जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो जो है एक डिसीजन लेने का एक टूल होता है। क्या होता है, डिसीजन लेने का एक टूल होता है जो मैनेजमेंट को जो है यहाँ पे हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, कि मैनेजमेंट के पास जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कॉस्ट को कंट्रोल करने का, तो उसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने में जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो जो है हेल्प करती है, कि जो मैनेजमेंट है वो सभी जितने भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट के ऑप्शन को वो सिलेक्ट करे, जिससे कि जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट को जो है यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी एक दी हुई। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड 1999 के अनुसार, ठीक है, 1999 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अधिग्रहण, स्थापना, संचालन, रख रखाव, नवीनीकरण, त्यागने और निपटान लागत सहित किसी प्रोडक्ट या परियोजना से जुड़े सभी खर्चों का योग जो है उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई भी कार अगर आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो उस कार को जब आप खरीदोगे तो उससे पहले जो है आपको ये डिसाइड करना होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना होगा कि आप जब वो कार खरीदोगे तो उसकी टोटल कॉस्ट आपको जो है कितनी आएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मतलब कि उसको लेने में कितना आएगा, तो अगर आपने वो ले ली उसके बाद जो है आप उसको रखोगे अपने पास, तो वो ऑपरेट करने में उसको, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पे पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ऑपरेट करने में कितना खर्चा आएगा उसको। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब उसको जो है वहाँ पे खर्चा जो है उसके ऊपर भी आ सकता है, मेंटेनेंस के ऊपर आ सकता है, ठीक है, रख रखाव के ऊपर। ठीक है, और जब आप उसको कभी बेचोगे तो आप उसको ऐसे ही नहीं बेच सकते। ठीक है, तो उसके ऊपर जितने भी पूरी लाइफ में उसकी जितने भी खर्चे आ सकते हैं उसके ऊपर, उसको आप एक बार एज्यूम करोगे कि अगर मैं ये वाली कार लेता हूँ तो इसके ऊपर मुझे पूरी लाइफ में जो है इतनी कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ेगी, तो इस कॉस्ट को लगाने से मुझे कितना बेनिफिट होगा भी या नहीं। तो वो सब चीज़ें जो है एनालाइज करके यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है खरीदा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट इसमें है आगे फीचर्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्ट के विशेषताएं क्या क्या होती है। तो फर्स्ट इसमें फीचर क्या है कि किसी प्रोडक्ट का
जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग अलग समय अवधि के लिए कॉस्ट की जो है रूपरेखा, जो है कॉस्ट का फॉर्मेट जो है वो तैयार करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल की कॉस्ट है वो किसी प्रोडक्ट के पूरे लाइफ से जो है रिलेटेड होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरी उसकी इंटायर लाइफ में जो है कितनी कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, उससे जो है रिलेटेड होती है लाइफ साइकिल कॉस्ट। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है किसी भी प्रोडक्ट के पूरे जीवन काल के दौरान होने वाला टोटल खर्च जो है वो होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है इसमें पॉइंट जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है कि पूरी लाइफ के दौरान क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, टोटल कितना खर्च होने वाला है, वो इसमें हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसमें आगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये जो है किसी प्रोडक्ट के जीवन की, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के लाइफ की डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन और मैच्योरिटी और डिक्लाइन जैसे स्टेजेस जो है उसमें जो है ये डिवाइड करता है। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को ये इन पार्ट में, इन स्टेजेस में डिवाइड करता है, किसमें, डेवलपमेंट में, इंट्रोडक्शन में, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर जो है ये इनको डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पे उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या फिर जो भी यहाँ पे चुनौतियाँ होंगी, चैलेंजेस होंगे, उनके ऊपर भी जो है ये यहाँ पे विचार करता है, उनको भी एनालाइज करता है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें लाइफ साइकिल जो कॉस्ट होती है उसमें जो है रिसर्च और डेवलपमेंट जो खर्चे हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे टोटल जितनी कॉस्ट उसकी इंटायर लाइफ में आने वाली है उसको जब भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें जो है हमें यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जितना खर्च आएगा वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा फिर यहाँ पे टाइम पे और अधिक जो है यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जो है डिसीजंस जो है लिए जाते हैं। क्यों, जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट के जो लाइफ साइकिल है उसको जो है यहाँ पे बढ़ाया जा सके। मैनेजमेंट जो है वो सही टाइम पे सही डिसीजन जो है लेती है, जिसके बाद जो है यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है उसको इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है आप उसको यूज करते हो, टेक्निक को, टूल को, तो आप वो क्यों करते हो, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली इतना मैंने आपको बता दिया तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही रहेगा कि इससे जो है किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पे पूरी लाइफ के दौरान जितनी भी कॉस्ट आने वाली है वो सभी जो है इसमें कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की यहाँ पे डिज़ाइनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट आती है, उसको बनाने में जो कॉस्ट आती है, स्थापना में, खरीदने में जो भी मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा, फिर उसको रख रखाव में, उसको स्टोरेज करने में आपको जो कॉस्ट आएगी आपकी, ठीक है, या फिर आपको कोई इसमें चेंज करना पड़ गया, इनोवेशन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर कोई कॉस्ट आएगी, या फिर उसको आपको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी। तो इन सभी कॉस्ट को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जो है हेल्प मिलती है, ठीक है, डिसीजन लेने में। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और भी आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पे टोटल कॉस्ट को अगर आपको कम करना है तो ये जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है उसमें हेल्प करती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड जो है वो डिसीजन लेना भी जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उनको मैनेज करना जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या है इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली रिटर्न कि कोई भी प्रोडक्ट है उससे हमें कितनी रिटर्न मिल सकती है उसका एस्टिमेशन लगाना, उसका अनुमान लगाना भी जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है प्रोडक्ट की, तो जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को जो है यहाँ पे बेहतर बनाने में भी जो है यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो हेल्प करती है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है आपका, एप्लीकेशंस क्या हैं, या फिर आपके पास ये यूजेस के नाम से आ सकता है कि यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो है यूज कर सकते हैं, किस किस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि सबसे पहले तो जो है यहाँ पे रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, राजमार्ग हो गया, हवाई अड्डे हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे फैसिलिटीज जो भी हैं, ठीक है। तो
इन सभी जगह पे जो है यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। सेकंड इसमें क्या है कि जो वैल्यू चेन इंजीनियरिंग है और किसी भी अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई मटेरियल है वो अगर सिलेक्ट करना हो तो उसमें भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट को जब डिसीजन लेना होता है तो उसमें भी जो है यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ कैसे कि अगर मैनेजमेंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस में से मैनेजमेंट को ये सिलेक्ट करना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो ये सिलेक्ट करने में भी जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। इसको ध्यान में रखते हुए ही मैनेजमेंट यहाँ पे डिसीजन लेती है। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजीज होगी या फिर अगर पॉलिसी को यहाँ पे पॉलिसी निर्माण, ठीक है, नीति निर्माण, इनके लिए जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है इनमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। और उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, लागत चालक होते हैं, उनको एनालाइज करने में जो है यहाँ पे एनालाइज भी जो है इनके थ्रू यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका मेन यहाँ पे टॉपिक है, इसमें जो मैंने पहले आपको बताया था जो इसकी स्टेजेस हैं, पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था शॉर्ट में, अब यहाँ पे हम डिटेल में जो है इनको देखेंगे कि क्या क्या ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट स्टेज आती है, डेवलपमेंट स्टेज आती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो कॉस्ट रिलेटेड टू ईच स्टेज, तो मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है बताऊंगी। तो जो आपकी डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो तो यहाँ पे होती है ज़ीरो। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है कि जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, विकास जो चरण होता है, उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होती है ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट हम पहले करते हैं तभी हम प्रोडक्ट को जो है बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉस्टिंग टेक्निक है वो यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें यहाँ पे टारगेट जो कॉस्टिंग है उसको यूज़ किया जाता है। और टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, ये कंप्लीट चैप्टर जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, तो आपको वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद है सेल्स इन ईच स्टेज, तो आपका जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसमें जो आपकी सेल है वो बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बनाया ही नहीं, उसके लिए तो अभी रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो सेल तो यहाँ पे सेल का तो मतलब ही नहीं। और उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब देखो जब सेल ही नहीं हो रही है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ठीक है, तो सिंपल पता चल रहा है कि जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कोई भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल ही नहीं होती, लेकिन जो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। क्यों, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पे ज़्यादा खर्च आता है, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं लेकिन बड़े लॉस यहाँ पे जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेवलपमेंट स्टेज होगी। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो स्टेज होती है आपकी, इसमें क्या होता है, परिचय जो चरण होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो भी जो है इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को बना लिया तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी ना। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें काइजेन कॉस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ जो है इसमें किया जाता है। तो काइजेन कॉस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर शायद मैंने वीडियोज़ बनाई होंगी, तो अगर मैंने नहीं बनाई होंगी मैं चेक कर लूँगी, अगर मैंने नहीं बनाई होगी तो मैं स्पेशल जो है इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्या है इसमें कि जो आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें जो सेल होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है, ड्यू टू हाई प्राइस, प्राइस के ज़्यादा होने पर यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस जो है ज़्यादा ही होगा, तो प्राइस ज़्यादा होने से यहाँ पे सेल जो है वो कम हो जाती है। और उसके बाद अगर यहाँ पे लॉसेस होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और लो सेल। अब देखो हाई प्राइस कर दिए और सेल यहाँ पे होगी कम। ठीक है, और सेल कम होगी लेकिन एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है वो तो यहाँ पे जारी है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है। तो अगर सेल भी कम है और एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें लॉस जो है वो ज़्यादा होगा और प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद ये 2 स्टेज होगी आपकी। थर्ड आती है इसमें ग्रोथ स्टेज आती है, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो है यहाँ पे कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग सेल। जो ग्रोथ स्टेज आपकी होती है उसमें किसी भी प्रोडक्ट की सेल जो है वो बढ़ जाती है, और सेल जब बढ़ेगी तो उससे जो है पर यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया है, उसकी एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया है, तो वो जो है यहाँ पे कम हो जाती है। और जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो यहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी यहाँ पे सेल जब इंक्रीज होगी तो उससे जो आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो जाती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो वितरण करना है, हमें प्रोडक्ट्स को बांटना है, वो जो है उसकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद जो ग्रोथ स्टेज है उसमें काइजेन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है इसमें भी, और इसमें जो है यहाँ पे सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जो पर यूनिट प्राइस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। और जब सेल आपकी इंक्रीज होगी, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये आपकी होगी ग्रोथ स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज। अब इसमें क्या होता है, तो जो मैच्योरिटी स्टेज होता है, परिपक्वता विधि परिपक्वता चरण जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो है यहाँ पे कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, और जो यहाँ पे प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और जो प्रोडक्ट की सपोर्ट कॉस्ट होती है, जो सहायक जो लागतें होती हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और जो आपकी मैच्योरिटी स्टेज है इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक का जो है यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक के ऊपर मैंने कंप्लीट चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, और आई थिंक 4 से 5 वीडियोस जो है हो सकती हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, डिटेल में जो है आपको बताया हुआ है। उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि सेल जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बाय डिक्रीजिंग रेट। क्योंकि जो मैच्योरिटी स्टेज होती है वहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, और जब प्राइजेस जो है कम होते हैं तो सेल जो है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ने लग जाती है। और जिससे क्या होता है, जो सेल के बढ़ने से क्या होता है कि जो पर यूनिट की कॉस्ट है, सेल प्राइस, ठीक है, रिड्यूस पर यूनिट सेल प्राइस, ठीक है, वो जो है यहाँ पे कम हो जाता है। और जब सेल आपकी बढ़ेगी तो उससे जो प्रॉफिट है आपके वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो आपकी लास्ट जो स्टेज आती है वो है यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज। अब इसमें क्या होता है, तो डिक्लाइन जो स्टेज होती है इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। क्यों? लेस डिमांड के कारण। अब देखो प्राइजेस जो है यहाँ पे डिक्लाइन जब स्टेज आती है तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। और जब डिमांड जो है वो बिल्कुल गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब उस स्टेज में क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी वो आपकी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने तो प्रोडक्शन किया हुआ है, ठीक है। और जो आपकी रिप्लेसमेंट और इनोवेशन की कॉस्ट है उसके ऊपर भी जो है आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी जो स्टेज होती है इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो सेल्स है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब सेल जो है बिल्कुल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी बिल्कुल जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, और इतने डिक्रीज होंगे इस स्टेज में कि यहाँ पे आपको लॉसेज ही होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको यहाँ पे जो है ये क्लियर हो गए होंगे स्टेजेस की इनमें क्या किया जाता है और ये क्या क्या स्टेजेस होती है। उसके बाद यहाँ पे इसका छोटा सा एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको सेल्स जो है वो आपको यहाँ पे शो की गई है, और यहाँ पे आपको टाइम शो किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब इंट्रोडक्शन की स्टेज यहाँ पे थी तो इंट्रोडक्शन में आपकी सेल जो है वो कितनी थी, ग्रोथ में आपकी सेल्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और मैच्योरिटी में यहाँ पे जो आपकी सेल्स है वो कॉन्स्टेंट हो गई, और उसके बाद जो है आपकी डिक्लाइन में यहाँ पे जो सेल्स थी वो बिल्कुल ही गिर गई यहाँ पे, ठीक है, कम हो गई। तो ये डायग्राम जो है आपको जरूर से याद करके जो है एग्जाम में बनाना है, इसके आपको जो है अच्छे मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के ये हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, ठीक है, बेटर ऑप्शन को, बेस्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। उसके बाद क्या है कि ये जो है लागत, कॉस्ट और प्रॉफिट को एनालाइज करता है। कैसे एनालाइज करता है,
कि जो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो जो है जितने भी आपके प्रॉफिट अर्न हुए हैं, जितनी भी कॉस्ट आई है, उन दोनों को ये एनालाइज करता है और उनको एनालाइज करके ये जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं नेक्स्ट आगे, तो उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट की। उसके बाद क्या है, सटीक निर्णय। इस पॉइंट में क्या है कि जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसमें जो प्रॉफिट को एनालाइज किया जाता है, कॉस्ट और प्रॉफिट को, उसके बेस पर जो है यहाँ पे सही डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं और सही डिसीजन लेने से क्या होता है, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि कुल लागत की गणना। जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसमें जो है आपकी टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की वो कैलकुलेट की जाती है कि किसी भी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ के दौरान उसमें क्या क्या कॉस्ट आई है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है उसकी कैलकुलेशन जो है इसमें की जाती है। उसके बाद इसमें जो है यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, इसमें सभी स्टेजेस के ऊपर यहाँ पे जो है उसके सभी स्टेजेस को एनालाइज किया जाता है। सभी स्टेजेस जो है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेवलपमेंट स्टेज हो गया, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन, गिरावट जो स्टेज होती है। तो इनमें जितनी भी कॉस्ट जो है वो आएगी, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है फ्यूचर के लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी उसकी जो है यहाँ पे प्लानिंग को बनाने में जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है हेल्प करती है कि फ्यूचर में क्या कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है और जो एडवर्टाइजमेंट है उनके ऊपर जो है ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है फ्यूचर में क्या कॉस्ट रहने वाली है उसके ऊपर जो है यहाँ पे प्लानिंग जो है उसकी की जाती है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में यहाँ पे टोटल कॉस्ट को जो है फाइंड किया जाता है कि टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी किसी भी प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ के दौरान। तो अगर हमें पता होगा तो उससे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी आने वाली है वो जो है यहाँ पे बच जाती है, क्योंकि हम जो है अपने कॉस्ट को और प्रॉफिट्स को यहाँ पे जो है एनालाइज कर लेते हैं। तो उससे हमें जो है उन एरियाज का पता चल जाता है कि जहाँ पे हम कॉस्ट को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम कम कर सकते हैं जिस भी स्टेज में, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल में भी जो है यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, लागत जागरूकता। इसमें क्या है कि इसमें जो है जब हम प्रॉफिट्स को, अपनी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, हर एक स्टेज को जो है हम एनालाइज करते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है उसकी हेल्प होती है। मैनेजमेंट को जो है यहाँ पे कॉस्ट के बारे में जो है यहाँ पे जागरूकता उनके बीच में बढ़ जाती है, उनको पता चल जाता है आसानी से कि जो कॉस्ट है किन एरियाज में उनको काम करना है, कहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है और जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो जब वो ऐसा करेंगे, जब उनको जो है यहाँ पे मैनेजमेंट को सही डिसीजन वो लेंगे कॉस्ट के बारे में, तो उससे जो है प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए यहाँ पे एडवांटेजेस। उसके बाद है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स के नाम से भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। तो अब ये क्या होता है, तो सबसे पहला इसका डीमेरिट क्या है कि इसमें जो है एडवांस टाइम की यहाँ पे जो है ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है आपकी वो एक जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगता है जब आप इस टेक्निक का यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है पूरे एक प्रोडक्ट की आप इंटायर लाइफ की कॉस्ट को जो है यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, तो जिसमें जो है आपका टाइम जो है वो पूरा ज़्यादा जो है आपका टाइम लगता है और कैलकुलेशन करने में भी ज़्यादा टाइम जो है लगता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंजेस, तो ये कैसे है इसका डिसएडवांटेजेस, क्योंकि अब देखो जब आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसका जो लाइफ होती है वो उसकी लाइफ जो है वो लंबी होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो टाइम टू टाइम जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने से जब प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो कम हो जाती है, तो इससे जो हमने जो भी एस्टिमेशन लगाया है, जो भी अनुमान हमने लगाया फ्यूचर के लिए, वो जो है गलत साबित हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गए तो उसके कारण जो है यहाँ पे वो कॉस्ट जो है कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है वो जो है डिफ़िकल्ट है, उसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो करना डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप
आपको जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी होती है। और टोटल कॉस्ट में आपकी सिर्फ ये नहीं है कि एक ही कॉस्ट होगी, उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होंगी यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बता दी थी कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग की होगी, मेंटेनेंस की होगी, ठीक है। ऐसे जो है आपकी काफ़ी सारी कॉस्ट जो है एडवर्टाइजिंग की होगी, बहुत सारी कॉस्ट जो है आपके इंक्लूड होंगी टोटल कॉस्ट में। तो इसकी इन सब की कैलकुलेशन करना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उसमें जो है यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद क्या है, सटीकता। इसका क्या मतलब है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो आप जो है हर कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पे डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जब आप कलेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपका बिल्कुल ही आपका सही होगा, वो गलत भी हो सकता है आपका। और जब आपका ये डाटा जो है वो गलत हो जाएगा तब जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी ऑटोमेटिक ही यहाँ पे गलत हो जाती है। उसके बाद डिसीजन लेने के लिए जो है ये यूज़फुल नहीं रहता। क्यों यूज़फुल नहीं है? क्योंकि ये जो है एकमात्र तरीका नहीं है जिस पर जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है, क्योंकि मैनेजमेंट को प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी डिसीजंस जो है लेने पड़ते हैं। और जब वो डिसीजन लेती है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट के साथ इस टेक्निक का ही वो सिर्फ यूज़ नहीं करती, वो और भी टेक्निक्स का यूज़ करती है डिसीजन लेने के लिए अपने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका एक डीमेरिट होता है। तो ये इसके हो गए डीमेरिट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्रोसेस क्या होती है आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है? तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स की पहचान करनी होगी। मतलब कि फर्म को ये पता करना होगा, ये सोचना होगा कि उन्होंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को क्यों अपनाया है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों उनको जो है इसको यहाँ पे अपनाना है इस टेक्निक को। और फिर जो फर्म होती है, कंपनी होती है, उसको ये जानना पड़ता है कि उसको किस प्रोडक्ट के लिए जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज़ करना है और कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और कितने टाइम में जो है इसका जो है यहाँ पे ख़त्म उसको करना है अपनी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को। उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी को एक जो है प्लान जो है उसको यहाँ पे डेवलप करना होगा, प्लानिंग जो है करनी होगी। किस चीज़ की प्लानिंग करनी होगी? कि जो वो यूज़ कर रहा है ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, तो उसमें जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होंगे। उसके बाद क्या उसका दायरा रहेगा, क्या बजट रहेगा, किस बजट के अंदर जो है उसको इस टेक्निक को जो है यूज़ करना है। जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको उनका सोल्यूशन कैसे करना है, अगर जो सिचुएशंस हैं उनमें कोई चेंजेस आए हैं, या फिर प्रोडक्ट की लाइफ के बारे में जो है अगर कोई भी प्लानिंग यहाँ पे करनी है तो क्या क्या उसमें कॉस्ट आएगी, ये सब जो है प्लानिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉस्ट की पहचान करनी होती है फर्म को कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें जो है उसके जो ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, रख रखाव की कॉस्ट क्या आएगी, मेंटेनेंस की, तो ये सब जो है यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट आने वाली है उनकी यहाँ पे पहचान करनी पड़ती है कि क्या क्या कॉस्ट जो है यहाँ पे आ सकती है। फिर उसके बाद पहचान कर ली, उसके बाद यहाँ पे जो है लागत जो मॉडल है, कॉस्ट जो मॉडल है उसको बनाया जाता है। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी मरम्मत की कॉस्ट होगी, प्रतिस्थापन की होगी, या फिर अगर कोई भी यहाँ पे इनोवेशन करनी हुई प्रोडक्ट में तो उनमें कौन कौन सी कॉस्ट जो है आएंगी, वो कॉस्ट जो है इसमें डिसाइड करनी होती हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है सबको, और उन सब में से ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है जो बिल्कुल बेस्ट हो और जिससे जो है प्रॉफिट जो है अर्न हो कंपनी को, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। और जो रिस्क फैक्टर होता है उसके ऊपर भी इसके ऊपर जो है यहाँ पे विचार किया जाता है, उसको भी एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी क्या है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में और भी कॉस्ट जो है इंक्लूड होती हैं। तो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं? फॉर एग्जांपल परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है। परचेजिंग कॉस्ट को यहाँ पे जो है अधिग्रहण लागत के रूप में भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, अधिग्रहण लागत। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की खरीद के लिए जो भी उसकी डिज़ाइनिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए खर्चे किए जाएंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे, ठीक है, मतलब कि मेंटेनेंस के लिए उसकी डाउन टाइम कॉस्ट जो होती है, स्पेयर पार्ट्स की लागत, जो भी कॉस्ट उसकी आएगी उसको ऑपरेट करने के लिए प्रोडक्ट को, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे रख रखाव की लागत। इसमें क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट में कोई भी सुधार करना हो या फिर प्रोडक्ट को रोकथाम करनी हो, ठीक है, रोकना हो प्रोडक्ट को,
उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसको इसमें शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे निपटान लागत जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो गिरावट का चलन होता है, जो डिक्लाइन स्टेज होती है, उसमें जो प्रोडक्ट हैं कई बार वो बंद भी करने पड़ जाते हैं या फिर उनमें कोई इनोवेशन भी करनी पड़ जाती है, तो उसमें क्या क्या खर्चे जो हैं आ सकते हैं उनको जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा भी है, जो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट होगी, अवसर लागत होगी या फिर मुद्रास्फीति लागत होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन कॉस्ट, तो इनके ऊपर भी जो है इनको भी यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। क्योंकि फ्यूचर के लिए जब आप यहाँ पे कोई भी प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर जो है आपका क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन हो गई तो कितनी कॉस्ट जो है आ सकती है, बढ़ सकती है, तो उसको यहाँ पे इसमें एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसको आप एस्टिमेशन कैसे लगा सकते हो, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। तो सिंपल फॉर्मूला है, लाइफ साइकिल कॉस्ट इज इक्वल टू जो प्रारंभिक पूंजीगत लागत होती है उसमें प्लस करोगे आप किसको, पूरे जीवन के दौरान उसकी जो ऑपरेट करने की कॉस्ट होगी, जो पूंजीगत लागत होगी उसमें ऐड करेंगे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को, फिर उसमें ऐड करेंगे आप यहाँ पे एस्टिमेटेड रख रखाव की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, फिर उसमें आप ऐड करोगे पूर्णवास की जो कॉस्ट होगी, और उसके बाद जो निपटान की कॉस्ट होगी इनको ऐड करोगे, और इन सब में से आप माइनस किसको करोगे, जो आपका अनुमानित अवशिष्ट मूल्य होगा उसको आप इनमें से माइनस करोगे। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो क्या है, मेथडोलॉजी क्या होती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, जीवन चक्र लागत की पद्धति, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो किसी प्रोडक्ट के यहाँ पे पूरे जीवन से रिलेटेड जो है यहाँ पे डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेने के लिए जो है क्या करती है, वो टोटल कॉस्ट को जो है, ठीक है, पूरी लाइफ में उसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है उसको जो है ये एस्टिमेट करती है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है मेथड जो है वो दिए गए हैं कि इस कॉस्ट में जो है यहाँ पे किस किस मेथड को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, लागत विखंडन संरचना। तो अब ये क्या होती है, तो लागत विखंडन संरचना जो होती है वो प्रोडक्ट के जीवन को अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड करती है सबसे पहले, ठीक है, जो मैंने आपको स्टेजेस बताए थे, डेवलपमेंट स्टेज हो गया, इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, डिक्लाइन स्टेज हो गया, ठीक है, इन सब में जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाता है सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कैलकुलेशंस की जाती है कॉस्ट की, कि हर स्टेज के ऊपर जो है, हर स्टेज पे यहाँ पे क्या कॉस्ट आएगी, तो उस कॉस्ट के बेस पर जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट को जो है यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि समय क्षितिज। अब इसमें क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल लाइफ होती है उसका जो उसको एनालाइज जब किया जाता है तो वो किसके बेस पे किया जाता है, लाइफ साइकिल कॉस्ट के बेस पे। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको इंटायर लाइफ जो है वो आपको निकालनी हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है लाइफ साइकिल कॉस्ट का, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है कि इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अलग अलग जितनी भी कॉस्ट होगी उनकी पहचान की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि फ्यूचर में जो है किसी भी प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ में क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग की होगी, मेंटेनेंस की होगी, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे इन कॉस्ट को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। तो जो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है वो जो है आपकी फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर जो है आपका अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, और फ्यूचर में जो है आपकी जो प्राइजेज हैं वो आपके बढ़ने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं, कम होने के चांसेस आपके बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन के ही ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए भी जो है यहाँ पे इसको भी एनालाइज जो है वो किया जाना चाहिए, करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कंप्लीट चैप्टर जो है आपको करवा दिया है। जितने भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे जो है आपके कवर कर दिए हैं इसमें। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।